हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टीजीटी कमीशन के लिए हमने जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हमने चैप्टर्स सारे ही डिस्कस कर लिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं। नोट्स के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको बता दी गई है। अगर इन केस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें ये सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस करी गई है। कैसे मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ वो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फिजिक्स की प्रिपरेशन सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपका छूट गया था पिछली वीडियो में। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस करके हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है, ये फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आगे भी हम डिटेल में इन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड लास्ट इज योर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इसके बारे में आपने अगर टैट का भी एग्जाम दिया तो पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो अर्थ पे हो चाहे अर्थ से बाहर हो, यूनिवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। उसका फॉर्मूला ये है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं जो चार्ज पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है। तो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी आती है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सी हुई? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हमारा जो एटम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने डिटेल में करा है केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है हमारे पास? इफ़ वी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करें, ऐसे ऐसे हमारा एटम होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर तो सिमिलर चार्ज है, तो इसको तो रिपेल करना चाहिए, इसके अंदर प्रोटॉन्स को नहीं रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं होता है, वो एक फोर्स के साथ वहीं पे बाइंड होके रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। नेक्स्ट आती है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर प्रोसेसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होती है उनको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे बीटा डीके होता है जब न्यूक्लियस का, तो इन बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोला जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब इसका जो कंपैरिजन है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप की फोर्सेस बता दी गई है, आपको पूछा जा सकता है इसमें से कौन सी है जो वो फंडामेंटल फोर्सेस है। तो यही चार हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारी न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद सेकेंड नंबर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो तो भी इसमें रेंज होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ऑल्सो इनफाइनाइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है उसके बीच में, तो वेरी शॉर्ट रेंज तक है। ये कि पूरे ऑब्जेक्ट में लगती है यूनिवर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो ए चार्ज पार्टिकल, और ये बिटवीन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस का मतलब है कि जो पार्टिकल्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द फोर फंडामेंटल फोर्सेस। तो इसका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये रेंज के बारे में भी आपको, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इसमें कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक है, कुछ के टर्मिनोलॉजीज है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि हम आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सके, क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है होता है। जो आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको पढ़ने के लिए ये जो अभी हम चैप्टर करने वाले मोशन इन प्लेन, फिर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेंगे आज, उसके बाद मोशन इन प्लेन आएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको।
सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज़ मोशन, तो मोशन को भी हम डिफाइन करेंगे कि मोशन क्या होता है, बट एक टर्मिनोलॉजीज है उनको भी हम देख लेते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है आपको, बट फिर भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्लास 11 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 11 में हमारी क्लासिकल फिजिक्स है और क्लास 12 में हमारी मॉडर्न फिजिक्स है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारी मैकेनिक्स आती है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स विच डील्स विद द रेस्ट एंड अ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जिसमें भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में होते हैं उसमें जो हम जिस फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। इसकी सब ब्रांचेस आती हैं स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट। उसके बाद एक काइनेमेटिक्स, ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में उस टाइम बट विदाउट नोइंग इट्स कोज, कि उसका कोज क्या है, किस वजह से वो मोशन में आ रही है, तो उस ब्रांच को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। उसके बाद आती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ए मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय नोइंग इट्स कोज, कि इसका कोज क्या है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है, पहले वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे हमारे पास रेस्ट है, व्हाट इज रेस्ट? बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, कि हम किसी भी बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में तब है जब वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करती है और ना ही सराउंडिंग के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक सराउंडिंग वर्ड यूज़ करा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपकी सराउंडिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग कौन है, तभी हम बता सकते हैं बॉडी मोशन में है या नहीं है। नाउ व्हाट इज मोशन? बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, मतलब कि हम किसी भी बॉडी को मोशन में तब बोलते हैं कि जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक आपके पास ये है हमारे पास एक तरह से हाइलाइटर पेन, ठीक है। अब ये 1 सेकंड में यहाँ था, उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में यहाँ आ गया, फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ कर दिया। तो स्टार्टिंग में ये यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच चुका है, स्टार्टिंग में यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच चुका है। तो विद टाइम इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। हम बोलेंगे जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मोशन में है। तो ये रेस्ट एंड मोशन, इसको समझ लिया। अब ये सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए हमारे पास आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर अ रिलेटिव टर्म्स, कि एक दूसरे से मिलती है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मे बी रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम इट मे बी इन अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक सेम ऑब्जेक्ट है, वो किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। क्या है, बहुत ही अच्छी बात है समझने के लिए कैसे टर्म, क्योंकि आगे जाके फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये अभी तो हमें रेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन पे होता है, किसी के लिए क्या होगा हमारे पास, वो किसी के लिए क्या होगा हमारे पास कि वो रेस्ट में है। डिपेंड कर रहा है कि वो किसकी बात कर रहा है। अब देखो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, देखो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये है, लेट्स से ये कोई कार है, ठीक है। ये क्या आपके पास कार है, इसमें कोई पर्सन है ए, ठीक है, और इसमें पर्सन है बी। पर्सन ए है, पर्सन बी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एक ट्री है, यहाँ पे कोई ट्री है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ, लेट्स से वो सी है, लेट्स से वो सी है। अब हमने इस ट्री को देखना है कि ये ट्री क्या है। लेट्स से आप किसी कार में बैठे हो या किसी भी व्हीकल्स में बैठे हो, तो जब भी हम बाहर की तरफ देखते हैं ऐसे लगता है कि ट्रीज मूव कर रहे हैं। तो जो भी ये 2 पर्सन्स हैं उनके लिए क्या होगा कि ये ट्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पर्सन के लिए जो कि व्हीकल्स में नहीं है, तो उस पर्सन के लिए ट्री क्या होगा, उसके लिए तो रेस्ट होगा। तो इसका क्या रीज़न हुआ, ये कैसे चेंज हो गया? सेम ही ऑब्जेक्ट है, इनके लिए मोशन में है और इसके लिए क्या है, रेस्ट में है। तो हमारे पास डिपेंड करता है हमारी सराउंडिंग कैसी है। तो जो ये हमारे पास ये वाले पर्सन्स है, इनकी सराउंडिंग है मोशंस, मतलब ये व्हीकल्स में वो मूव कर रहा है, इसीलिए उनको ये भी क्या लग रहा है कि वो मूव कर रहा है। बट जो ये वाला पर्सन है इसकी सराउंडिंग है अर्थ,
क्योंकि अर्थ मूव करती है बट हमें मूव करती हुई नहीं दिखती है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं ग्राउंड की जो है रेस्ट पे, दैट्स वाई उसको ये भी क्या लग रहा है, रेस्ट पे है। तो दैट्स वाई कि कोई भी टर्म रेस्ट में या मोशन में है उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सराउंडिंग। तो इसी सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, लाइक इनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार और इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड। तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग था, दैट्स वाई इनको ट्रीज भी मूविंग में लग रहे हैं, मतलब मूविंग पोजीशन में लग रहे हैं। ये वाले पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड था जो कि रेस्ट में है, इसीलिए उनका ये ट्री भी किस में लग रहा है, रेस्ट में। तो ये छोटी सी बात है बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन है, हम यहाँ पे एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अभी स्पीड को आगे जाके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट आपको पता तो है ना स्पीड क्या होती है। स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो स्पीड के बेसिस पर दो टाइप्स के होते हैं मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये है हमारे पास ऐसे, ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया ये 20 किलोमीटर है, ये भी क्या हमारा 20 किलोमीटर है, ये भी क्या हमारे पास 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर है, तो ये हमारे पास लेट से हमने बोल दिया कि इसने लगा दिया यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे भी क्या है 1 आवर, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर को भी लगा रहा है 1 आवर। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। मैंने ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगा 20 तो इसको 1 आवर हो गया, इसको 1.5 हो गया, इस पर हमने स्पीड ज़्यादा कर दी तो यहाँ पे लेट्स से हाफ आवर हो गया। तो ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है सेम डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमारा डेली लाइफ का मोशंस है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है हम सेम स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। कि डायमेंशन क्या होते हैं, जैसे वन डायमेंशन जब हम एक ही डायमेंशन में कोई चीज़ मूव कर रही है, वैन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट, तो एक ही डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास क्या है 2 डायमेंशन, जैसे ये है ये कि हमें दो एक्सेस की ज़रूरत है, एक्स एक्सेस की भी वाई एक्सेस की भी, यहाँ पे एक ही एक्सेस की है, चाहे इस तरफ को चाहे इस तरफ को, ठीक है। उसके बाद 3D में जब हमें तीनों ऑब्जेक्ट मतलब तीनों डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन जब मूव करता है तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो कैसा पाथ है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन बोला जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब जब भी कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बस स्ट्रेट होनी चाहिए, कैसी मर्जी हो, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन। अभी रोटेटरी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ है वो मूव तो सर्कल में कर रही है बट अबाउट फिक्स एक्सिस। इसमें क्या होता है, अबाउट अ फिक्स एक्सिस, की एक एक्सिस के अराउंड। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो रोटेटरी मोशन हो गया। फैन है एक जो जिससे उसको हैंग किया होता है उसके अराउंड वो मूव करता है, ऑल्सो अ रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ऐसे ये सर्कुलर मोशन है कि सर्कल में देन 5 चेन, सर्कल में 5 चेन, सर्कल में 5 चेन, सर्कल में 5 चेन। तो दीज आर सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन इज दैट की फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन जो पेंडुलम का मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो, तो इस तरफ टू और इस तरफ फ्रो अबाउट अ फिक्स एक्सिस, उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है बट बहुत ज़्यादा फास्ट। जब ऑसिलेटरी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उसको वाइब्रेटरी मोशन बोला जाता है, टू एंड फ्रो वाला। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट विद सम एंगल, लेट्स से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करा, ऐसे थ्रो करा, तो फिर वो ऐसे वापस आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस मोशन को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मोशंस थे, ठीक है। अब ये मोशन को डिस्क्राइब्स करने वाली टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम मोशन इन प्लेन के बारे में, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, इफ़ ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ के आए हैं, तो जब फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, उसको बोला जाता है हमारे पास वी कैन से दैट स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास कोई, जैसे मास है किसी का, तो हम बोलेंगे उसका मास 10 kg या 20 kg है। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, 10 ही रहने वाला है, जिसका 20 है 20 ही रहने वाला है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड, उनको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, लाइक मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी। ये सारी क्या है हमारे पास, हमारी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शंस बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि अगर किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए है, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स, अभी देखो फोर्स है, अब जैसे ये है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब अगर मैं इसको इस तरफ से थ्रो कर रही हूँ तो इस तरफ जाएगा, और अगर मैं इस तरफ से थ्रो कर रही हूँ तो इस तरफ जाएगा ये, ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो जो फोर्स का इफेक्ट है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ये इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा, वो हमारी अप्लाइड फोर्स कैसी है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो, लाइक फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये सभी क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। स्केलर आर ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हमारे पास हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या आती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, फिर इसके बाद ये जो डेफिनेशंस लिखी हुई है उसके ऊपर आते हैं। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से कि आप यहाँ पे ए से चलना शुरू हुए, यहाँ पे आपको बी तक जाना है, ए से चलना स्टार्ट हुआ, आपको बी तक जाना है, बट ये मतलब आपका होम है, ये आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल की तरफ जाना है, बट आपको क्या था कि कुछ आपको पहले अपने फ्रेंड के घर जाना था, उसके बाद फिर आपको स्कूल पे जाना था, ठीक है। तो ये आपके फ्रेंड का घर हो गया, तो आप पहले यहाँ पे गए, देन उसके बाद फिर आप स्कूल को आए, ठीक है, गए कहाँ, यहाँ ए से एफ़ गए, देन एफ़ से डी आया। लेट्स से ये आपका हो गया 2 किलोमीटर, और उसके बाद ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 3 किलोमीटर। और जो ये बीच वाला पाथ है ए से बी, अगर आप डायरेक्ट चाहते, इसको हम मान लेते हैं ये हो गया हमारे पास लेट्स से कि 2.5 किलोमीटर, ये कितना हो गया 2.5 किलोमीटर। अब देखो आप गए कैसे, ए से एफ़, देन एफ़ से बी, तो ए से एफ़ और एफ़ से बी आप गए, ठीक है। तो ए से ऐसे गए ना आप, ए से एफ़ एंड एफ़ से ये तो ये आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ हुई, ये आपकी क्या हुई, इसको हम बोलेंगे दैट इज़ योर एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब जिस पे आपने ट्रैवल करा, जिस पे आपने ट्रैवल करा वो क्या है, ए से एफ़, देन एफ़ से पी, ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारी इनिशियल पोजीशन है और हमारी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो कैसे, वो ए और बी से हम डोनेट करेंगे, ठीक है, ए और बी। तो आप पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 5 किलोमीटर। अभी अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूँ, वो कितना है हमारे पास, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ हुई आपकी, जो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जिसको मैंने पिंक से डोनेट करा है, दिस इज़ योर डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस। और जो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। उस पाथ पे आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोला जाता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेट्स से मैंने ऐसे करा, देखो A2 आप गए, यहाँ A2 B गए, ठीक है, A2 B गए, फिर आप वापस यहीं आ गए, ठीक है। लेट्स से ये कितना है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10
किलोमीटर। अब यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ गए, फिर यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया आपके पास। डिस्टेंस की बात करूँ, 10 किलोमीटर इधर को, 10 किलोमीटर इधर को, कितना हो गया 20 किलोमीटर। अभी अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट हेयर, दैट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो आपको स्टार्टिंग पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन इज ऑल्सो ए, गया कैसे ये ए टू बी, देन बी टू, फिर ए आ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजीशन इज ए, तो जब स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन में कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर। तो विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, हमने जो डेफिनेशंस लिखी हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में हमने क्या लिखा हुआ, दैट डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, कि जिसमें हम एक्चुअल में चले, राइट। डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंस भी देख लेते हैं इसमें, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल पाथ लेंथ एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो जो डिस्टेंस है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। जिस मर्जी में आपका, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। जहाँ से आपकी मर्जी करती है वहाँ पे आप जा सकते हो। बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, बिकॉज अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो डिस्टेंस है, अभी आप अगर आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करोगे ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 3-4 आपको टर्म्स दे दी, बता दो इसमें से कौन सी टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव, सॉरी 0 और पॉजिटिव तो देख ली, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इट कैन हैव मैनी वैल्यूज। तो जो डिस्टेंस है, देखो ये मैं ऐसे गई, मैं ऐसे भी जा सकती थी, नीचे से भी जा सकती थी, तो इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज होती है। बट डिस्प्लेसमेंट ओनली वन वैल्यू, उसकी एक ही वैल्यू होती है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ किन्हीं दो पोजीशन के बीच में एक ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब ना आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया, ऐसे ए टू बी गया, और बी टू, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी गया, ठीक है, ए टू सी। लेट से ये हमारा है 3 किलोमीटर और ये आ गया आपका 4 किलोमीटर की। बताओ इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो डिस्टेंस तो 7 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये निकालेंगे हम। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर 16 आ जाएगा, स्क्वायर इसका करके 9 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 25। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो AC क्या आ जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो स्पीड के बारे में हम पहले भी फेमिलियर होते हैं, क्योंकि बाइक्स जो भी आप व्हीकल्स को चलाते हो उसमें स्पीड के बारे में पता चल ही जाता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर जो है वो हमारा स्पीड के बारे में बताता है। एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर हमें बताता है दैट जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो व्हीकल है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड को। तो स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ कितना, उसमें उसके रेट में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम स्पीड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे यूनिट क्या आ जाएगी, ऐसे यूनिट डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। देखो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके आप लिख सकते हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। इफ़ अगर हमें स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, किस में दे रखी हो स्पीड, किलोमीटर पर आवर में, तो आप 5/18 से उसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, आप चाहते हो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला, क्योंकि हमें अपने ऐसे ही सिस्टम में जाना होता है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो, उसको आंसर जैसे आपको दे रखा हो लाइक 90 किलोमीटर पर आवर, अभी आप चाहते हो आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 90 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18 1 ज़ा 18 5 ज़ा 5 5 क्या आ जाएगा
25 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, स्पीड को चेंज करके आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसा ही वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही सिस्टम का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप्स की स्पीड, दैट इज़ योर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करा इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम में, तो वहाँ पे जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म वही है जहाँ पे कि इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कर रहा है, तो वो हमारा या अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम। लाइक आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको सोलन से शिमला जाना है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, सोलन से शिमला जाना है। तो जब आप सोलन से शिमला जाओगे तो आप ऐसे बोल दो कि मैं 40 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, 80 की स्पीड से आया, बट उसका मतलब ये थोड़े ना कि आपकी पूरी की पूरी जर्नी में 40 स्पीड रही, नहीं ना। हम एवरेज निकालते, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, अपना टोटल डिस्टेंस कर देते हैं अपॉन में टोटल टाइम करते हैं। अब देखो हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने के दो फार्मूलाज हैं। एवरेज स्पीड निकालने के दो फार्मूलाज हैं। इफ़ अगर हमें देखो, अगर हमें दे रखा हो कि टाइम इक्वल है, आपको ऐसे बोला गया आपने A to B जाना है, मतलब आपने हाफ जर्नी को 50 किलोमीटर पर आवर में करा और नेक्स्ट हाफ जर्नी को आपने 40 की स्पीड से करा, ठीक है। फर्स्ट हाफ जर्नी को आपने 50 की स्पीड से करा, नेक्स्ट हाफ जर्नी को आपने 40 की स्पीड से करा। तो हाफ जर्नी है, तो मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, हाफ जर्नी है ना, मतलब हाफ टाइम में करा, मतलब तो टाइम यहाँ पे इक्वल हो गया, ठीक है। टाइम क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे इक्वल हो गया, एक तरह से टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब भी इस केस में ऐसा हो कि टाइम इक्वल हो तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला आता है v1 v2 अपॉन में जितनी भी स्पीड्स है। जैसे हमारे पास क्या था कि हाफ टाइम में, जैसे ना मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूँ ना, लेट्स से ये है आपके पास, ठीक है। A to B गए आप, ठीक है, A to B गए, तो आपने ऐसे बोला कि जो हाफ टाइम में है, मतलब जो भी आपके पास ऐसे था ना, क्वेश्चन ऐसे है कि जो हाफ टाइम है उसमें आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी, मतलब जितना भी आपका टोटल टाइम था, लेट्स से आपको जितने भी 5 आवर्स लगे, 5 आवर्स का हाफ टाइम हुआ 2.5 आवर, तो 2.5 आवर तक आपने इतनी स्पीड रखी, उसके बाद आपने 40 किलोमीटर पर आवर रख ली, मतलब टाइम इक्वल है आपका। जब आपका टाइम इक्वल है तो आप स्पीड कैसे निकालोगे, दोनों स्पीड्स को प्लस कर दोगे, अपॉन में 2 कर दो, तो 50 अपॉन में 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 अपॉन में 2 करके 45 किलोमीटर पर आवर। बट अगर आपका टाइम इक्वल नहीं है, आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ऐसे बोला गया कि 15 किलोमीटर को उसने इतनी स्पीड में करा और नेक्स्ट 16 किलोमीटर को उसने इतनी स्पीड में करा, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालो, तो उसका फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये पूरा फॉर्मूला सॉल्व करके हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। जो भी डिफरेंट टू टाइप की स्पीड से रखी होंगी उसका ऐसे फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप की स्पीड आती है, दैट इज़ योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड्स का मतलब क्या है कि लाइक आप जर्नी में जा रहे हो, तो आपने पूछा जैसे टाइम हो गया आपके पास, जैसे अभी टाइम हो गया 11:15 है ना, तो उसने पूछा 11:15 पे क्या स्पीड थी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम स्पीड पूछ रहे हैं, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसको कैसे निकालते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन करके, डिस्टेंस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, जैसे स्पीड में डिस्टेंस था, तो वेलोसिटी में आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड ही इसकी ऐसा यूनिट आएगी। अब इसमें टाइप सेम है हमारे पास, वैसे होंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बस वही है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बाकी सेम है, तो वही हमने समझ ली, वो यहीं पे सेम ही चलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो देखो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये कोई कार है, लेट्स से ये कार ए है
और ये कार B है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कोई पूछे, जैसे आपको पूछा गया, जैसे यहाँ लिखा हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन, मतलब इस ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो हमारे पास क्या है, VAB निकालना है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। जैसे हमने वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब B इसको देख रहा है, B A को देख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, VAB इज इक्वल टू VA माइनस में VB। तो VA हमारी VA की वेलोसिटी कितनी है, देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है तो साइन सेम रहेंगे, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन, इस तरफ को डायरेक्शन हो तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, इस तरफ को डायरेक्शन हो तो हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। एक सेम डायरेक्शन वाला कर लेंगे, एक अगला दूसरी डायरेक्शन वाला कर लेंगे। तो VA कितना है हमारे पास 10, VB कितना है हमारे पास 5, तो कितना आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कंपैरिजन में देखो अब हम मतलब कि इसको तो ये लग रहा होगा ना कि मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है, अंदर है। वैसे तो वो ऑब्जेक्ट जो कार है वो अंदर है, क्योंकि इसमें डिफरेंस देखो, इनकी दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितने का है, 5 का ही है। डिफरेंस कितने का है, 5 का ही है। वो 5 का क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 मीटर की स्पीड से वो खुद भी तो चल रहा है, ये इससे 10 मीटर सेकेंड ज़्यादा है, बट उसमें से ये 5 खुद भी चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा हुआ एक्चुअल में, रिलेटिव कितनी है 5। अब देखो VBA निकालना हो, VBA मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A देख रहा है B वाले को, तो B कितनी है हमारी, B की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 10। अरे मैंने गलत कर दिया ना, हाँ ये मैंने गलत कर दिया। VA की वेलोसिटी हमारे पास 5 थी, VA की वेलोसिटी 5 थी और इसकी वेलोसिटी 10 थी, तो -5 आएगा हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, -5 आएगा। तो वही है ना, इसकी -5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इससे कम है। नेगेटिव साइन हमें क्या बताना चाह रहा है कि कम है। अब हमें VBA निकालनी है। तो VBA का मतलब क्या है कि हमारा A ऑब्जेक्ट देख रहा है B को, तो A ऑब्जेक्ट देख रहा है B को, तो VB कितनी है हमारी 10, VB कितनी है हमारी 10 और VA कितनी है हमारे पास 5, तो कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि A ऑब्जेक्ट B को देख रहा है, A ऑब्जेक्ट B को देख रहा है हमारे पास, विच मीन्स कि जो B की स्पीड है ना वो A से 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स है बट है कुछ भी नहीं है ये। अब जैसे हमने ये दो ऑब्जेक्ट ले लिए, लेट्स से ये भी A ऑब्जेक्ट है, ये हमने B ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इसको मैंने 5 मीटर पर सेकेंड पे रखा और इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड पे रखा, ठीक है। अब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है VAB। तो VAB होगा तो हमारे पास VA माइनस में VB ही होगा, तो हमारे पास VA माइनस में VB। तो VA की कितनी है 5 और VB की कितनी है 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ कितना जाएगा माइनस का, देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। कैसे गड़बड़ करी है, A इस तरफ जा रहा है तो इसकी तो पॉजिटिव ही आएगी, B इस तरफ आ रहा है तो इसकी नेगेटिव आनी थी। तो यहाँ पे नेगेटिव पहले से था, एक नेगेटिव पहले से है, तो यहाँ पे आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये 15 मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ, देखो 5 मीटर से ये भी तो चल रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, 5 मीटर से ये भी चल रहा है, 10 इसका भी है, तो 10 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल 15 आ जाएगा। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू VBA करना है, तो VBA क्या हो जाएगा, VB माइनस में VA। तो VB हमारी कितनी है -10 और VA कितनी है हमारे पास -5, तो वो कितनी आ जाएगी -15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट B है, ऑब्जेक्ट A है वो B को देख रहा है ना, वही हुई ना वेलोसिटी ऑफ ए B विद रिस्पेक्ट टू A। ऑब्जेक्ट A जो है वो B को देख रहा है, अब देखो 10 तो इसकी पहले ही है, उसके बाद 5 इसकी भी तो है ना, 5 इसकी भी है, तो टोटल कितनी होगी 15, बट डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, कंपेयर करके पढ़ते हैं कि किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म के बारे में। तो नेक्स्ट टर्म है आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कार्स या बाइक्स में एक्सेलेटर होता है ना, एक्सेलेटर जिसको रेस बोलते हैं ना, तो वो क्या है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है, जब हम जैसे कार की बात करें, अपना जो फुट होता है वो पीछे लेते हैं तो कम हो जाती है ज़्यादा, तो वही है एक्सेलरेशन, स्पीड का कम ज़्यादा होना,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसमें वेलोसिटी आ रहा है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट हो जाएगी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, एक टाइम और आ रहा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें टाइप्स आते हैं, टाइप्स में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल बस लीव फ्रॉम द बस स्टैंड, तो जब बस लीव करती है बस स्टैंड से, क्योंकि बस स्टैंड में उसकी स्पीड कम होती है, जैसे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बसेस होती हैं, स्ट्रेट रोड पे जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है, तो वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल बस एंटर इन अ बस स्टैंड, कि जब वो बस स्टैंड में एंटर करती है, ठीक है, बस स्टैंड में एंटर करती है तो क्या होता है हमारे पास, जैसे वो बस स्टैंड में एंटर करती है तो अपनी स्पीड को कम करती है, वेलोसिटी को कम करती है, तो इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, डी का मतलब होता है कम करना, ठीक है। उसके बाद है जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आर इक्वल, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, तो जब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। तो ये थी हमारे पास टर्मिनोलॉजी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपके ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको बोला जाता है डिस्प्लेस, क्योंकि पोजीशन का मतलब है कि वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी। देखो इसमें फर्दर डिफरेंट केसेस हैं, इस तरफ हमने पोजीशन ले ली, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ले ली, और इस तरफ हमने टाइम ले ली। फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट और अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब उसकी एक पोजीशन है, लेट्स से हमने बोल दिया 4 किलोमीटर या मीटर कुछ भी है, तो टाइम 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, ठीक है, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, तो वो तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, उसी पे है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है फॉर ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन, फॉर ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है पर इक्वल, लेट्स से कि यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, दस उसके बाद 3 किलोमीटर है, उसके बाद 4 किलोमीटर, ऐसे। तो ये 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, तो ऐसे हमने ऐसे पॉइंट ले लिए जैसे ग्राफ के लिए बनाते हैं, तो इनको मीट करा ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, वो किसी के पैरेलल नहीं है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट वो पैरेलल एक्स एक्सिस के, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये है हमारे पास विद द स्लोप 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो आपको किसी का भी स्लोप फाइंड करना हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी का भी आपको स्लोप, कोई सा भी ग्राफ हो, किसी भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है, तो जो भी दो टर्म्स है, पोजीशन एंड टाइम टर्म्स है ना, पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, उन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, आपको स्लोप मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी। कोई सा भी ग्राफ हो, आपको स्लोप निकालनी है, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों जो भी टर्म्स है उसको डिवाइड कर दो, दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस टर्म की, उस ग्राफ की स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है हमारे पास, वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। ऑल्सो जो स्लोप होती है वो tan थीटा के इक्वल भी होती है, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है, मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर होता है उसमें हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स है, कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, तो ये आपके साथ डिस्कस करेंगे हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ए है, उसकी लाइन ये है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरफ पोजीशन है, इस तरफ टाइम है, तो पूछा गया है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी या किसकी स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्लोप है एंगल पे डिपेंड करी, अभी हमें एंगल किसके साथ बनाना है, टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है, किसके साथ बनाना है, टाइम एक्सिस के साथ। देखो स्लोप क्या होती है कि कोई भी लाइन कितनी ज़्यादा टिल्टेड है, अब इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, ये कम टिल्टेड है, ये ज़्यादा टिल्टेड है, तो इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज़्यादा है, तो अगर tan थीटा ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा।
अगर स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ऑल्सो ज़्यादा, क्योंकि स्लोप और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विच मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट बी है हमारे पास, बी, उसकी स्पीड क्या है हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड क्या है हमारे पास ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड क्या है ज़्यादा। जैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, ए और बी आपको दो ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं, बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा होगी या किसकी स्पीड। तो ऐसे बस थीटा बना लो, ये एक थीटा ए बी का थीटा बन गया, और उसके बाद ये हमारे पास ए का थीटा। तो ए का थीटा बड़ा है, ए का थीटा बड़ा है, तो उसकी स्लोप भी बड़ी हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखो, अगर 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 ध्यान से देखना है, हमने ये पोजीशंस और टाइम को ही चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया, पोजीशन और टाइम को। ये बी ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, पोजीशन और टाइम को ही चेंज कर दिया। तो जब भी आपको थीटा बनाना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बनेगा, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बनेगा। तो आपका टाइम इस तरफ है, आपकी पोजीशन अब इस तरफ हो चुकी है, तो ये आपका बी ऑब्जेक्ट है, ये आपका ए ऑब्जेक्ट है। अगर आप इधर से देखते हो तो ये तो थीटा कम होगा, बट हमें टाइम एक्सिस के साथ बनाना, तो टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा ज़्यादा है, ये वाला थीटा कम है। तो बी थीटा ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाले। इस चैप्टर में से ग्राफ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटी छोटी टर्म, स्लोप क्या होती है, एरिया पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्केलर वेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो इस तरफ हमारा क्या है, पोजीशन है। ठीक है, इस तरफ हमारा पोजीशन है और इस तरफ क्या है हमारा टाइम। तो ये क्या है, कर्व्ड ग्राफ है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है तो ऐसे कर्व्ड ग्राफ आ जाता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अगर कोई आपको पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या है, तो वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड कर दो, स्लोप निकालनी है, वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड कर दो। तो वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी कोई स्लोप पूछे तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम करके एक्सेलेरेशन। ठीक है, अभी हमारे पास आता है फॉरेन, इसके डिफरेंट ग्राफ पढ़ लेते हैं। फॉरेन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसकी स्पीड सेम है, उसकी वेलोसिटी सेम है। तो इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम है, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहे। तो हमारा कैसा ग्राफ आया, देखो कैसा ग्राफ आया, जैसा हमारा ग्राफ पोजीशन टाइम में रेस्ट के लिए आया था, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का आया। उसमें यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन आता है यहाँ से, बट इसमें कहाँ से आया, यहाँ से। तो डिपेंड करता है कौन सी यहाँ पे हमने टर्म्स ली हुई है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनता है हमारे पास, अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास बनता है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जैसे हमने स्लोप को पढ़ा था कि स्लोप में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। किसी भी ग्राफ का एरिया पूछे, ठीक है, किसी भी ग्राफ का एरिया पूछे, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, किसी भी ग्राफ का अगर कोई भी ग्राफ उसका एरिया पूछे तो जो भी दो टर्म्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी दो टर्म्स होती हैं उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो टाइम को इस तरफ ले गए तो वेलोसिटी इंटू में टाइम क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप पूछे तो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, एरिया पूछे तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब है हमारे पास फॉर एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन की मतलब कि उसकी जो चेंज हो रही है स्पीड में वो सेम है। ठीक है, जैसे 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी मैंने रखी, यहाँ पे 10 होगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, देन फिर 40 हो जाएगी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट सेम इंस्टेंस के साथ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये स्लोप, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया, अगर स्लोप बतानी हो तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड। कैसे बनेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाएगी तो डाउनवर्ड ऐसे। अगर कोई बोले पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का, देखो लेट्स से हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ये भी है बट ये यूनिफॉर्म है, ऐसे भी हो सकता है पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का ग्राफ। ठीक है, तो या इसको हम क्या बोल सकते हैं, किसका है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का, और ये हमारे पास किसका है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का।
ठीक है, ये हमारे पास किसका है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसके डेरिवेशंस हम नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन का कोई यूज़ नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इन फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आगे लॉज ऑफ मोशन है, उसके न्यूमेरिकल है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस में AT। सेकेंड इज s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इसमें u इज़ इनिशियल वेलोसिटी की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, s इज़ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम। ठीक है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर वैसा न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद कई बार वो डिस्टेंस पूछ लेते हैं किसी पर्टिकुलर सेकंड पे कि जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने 10 सेकंड तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो उसने पूछ लिया कि 5th सेकंड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो बस ये फॉर्मूला लगाओगे आप, u प्लस में a अपॉन में 2 n माइनस में 1। u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन, n कौन से सेकंड पे पूछ रहा है, 5 सेकंड पे पूछेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।